नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर डेली करंट अफेयर्स के 22 फरवरी 2021 के अंक को लेकर के मैं हाजिर हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके साथ ही पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारी आरएस जंक्शन ऐप भी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से आपको इसका पीडीएफ का कोर्स भी जो है अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। 91वां प्रश्न है हमारा फरवरी माह का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संस्थान है जिसको नवाचार अर्थात इनोवेशन की श्रेणी में एशिया एनवायरनमेंट एंड फॉर स्मार्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, एशिया के स्तर का ये पुरस्कार है, और इस बार वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो हमारा है, जिसका गठन भारतीय वन्यजीव अधिनियम के अधीन किया गया है। तो ये जो कि आपके विभिन्न प्रकार के तस्करों को, हमारे जो वन्य जीव हैं उनको मारने से रोकने का प्रयास करता है, उस संस्थान को ये अवार्ड इस बार दिया गया है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत है ये वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, और इसी को एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, पिछले 3 वर्षों में 2 बार ये पुरस्कार इसे मिला है, क्योंकि 2018 का जो पुरस्कार था वो भी हमारे इसी संस्थान को दिया गया था। एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड जो है, ये एशियाई देशों में सरकारी संस्थाओं और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पर्यावरण संबंधी जो अपराध हैं उनको नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों की पहचान करता है, और उन्हें मान्यता भी प्रदान करता है कि किस देश द्वारा कैसे जीवों के संरक्षण के लिए उनको मारने से बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को 2018 में पुरस्कार मिला, और उसके बाद 2020 का पुरस्कार भी मिला है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए जो हमारा मंत्रालय है उसके अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहुअनुशासनिक इकाई है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिनियमित किया जाता है। ये अभी आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय भारत के ही गुरुग्राम अर्थात गुड़गांव में स्थित है, उसके नए महानिदेशक के रूप में हाल ही में उपेंद्र त्रिपाठी की नियुक्ति की गई है। अजय माथुर की नियुक्ति की गई है। उपेंद्र त्रिपाठी पहले थे। तो अजय माथुर अब नए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बन गए हैं। उपेंद्र त्रिपाठी के स्थान पर उनको नियुक्त किया गया है, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो 2017 से शुरू हुआ था और हाल ही में समाप्त हो गया है। अजय माथुर की बात करें तो वे वर्तमान में ऊर्जा एवं अनुसंधान संस्थान, ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के महानिदेशक रहे हैं, ठीक है, वर्तमान में। और जलवायु परिवर्तन पर जो प्रधानमंत्री की परिषद है उसके भी सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसमें 2006 से 2016 तक महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। तो अजय माथुर अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो भारत और फ्रांस ने मिलकर के 2015 में इसको शुरू किया गया था। इसकी पहल शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत कर्क और मकर रेखा जो है इसके मध्य में जितने भी देश हैं जहाँ पर वर्ष में काफ़ी दिनों तक जो है सूर्य की ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो उस ऊर्जा का प्रयोग करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में प्रतिस्थापित करना है। जीवाश्म ईंधन जो है उसको प्रतिस्थापित करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, तकनीक हस्तांतरण करना, और किसी भी तरीके से जो सोलर पैनल्स हैं उनकी लागत को कम करने और उसके लिए भविष्य की प्रौद्योगिकी जुटाने का काम करना, ये सब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के उद्देश्य रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आरपीएससी सब इंस्पेक्टर 2021 परीक्षा के लिए अभी से जुट जाएं, क्योंकि आप अंतिम समय में भागा दौड़ी करेंगे तो वो किसी काम की नहीं है। अभी से अगर आप रेगुलर पढ़ते रहोगे, रेगुलरता निरंतरता रखोगे, तभी जा करके आप इस परीक्षा में सफल भी हो पाओगे। तो आपके लिए हिंदी का कोर्स हमारा चल रहा है, जिसमें नियमित रूप से आपके लिए क्लासेस आ रही हैं। आपको टेस्ट मिलेंगे, इसमें एमसीक्यूज़ आप कर पाएंगे, पीडीएफ्स आपको मिल रहे हैं। तो रेगुलरली आप अपने नोट्स को अपडेट करते रहें और पढ़ाई करते रहें। उसी के लिए एप्लीकेशन हमारी आरएस जंक्शन है, वहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है। तो 1000 रुपये का ये कोर्स समग्र रूप से पूरी आपके प्रश्न पत्र 1 की तैयारी करवाता है। तो आज ही वहाँ जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करके इसका लाभ उठाएं। चलिए
मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो दोस्तों देखो, मिशन इंद्रधनुष जो है देश भर में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए और हमारे जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए लगातार आयोजित किया जा रहा है। और इसी क्रम में इसका तीसरा वर्जन जो है अब लॉन्च किया जा रहा है। इसमें राजस्थान के कुल 24 जिलों को सम्मिलित किया जाएगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अर्थात इंटेंसिफाइड मिशन ऑन इम्यूनाइजेशन 3.0 की शुरुआत की है। अभियान के अंतर्गत कुल 2 चरण होंगे। पहला चरण 22 फरवरी 2021 से 15 दिनों तक और दूसरा चरण 22 मार्च से 15 दिनों तक आयोजित होगा। तो 2 चरण है 15-15 दिनों के। प्रत्येक चरण में 15 दिनों के लिए पूर्व चयनित 250 जिलों को सम्मिलित किया गया है और इसमें राजस्थान के कुल 24 जिले हैं। इसके अलावा एक पोर्टल IMI 3.0 भी है और इस पोर्टल पर सभी तरह के टीकाकरण से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध होगी। इसके अलावा अभियान के प्रति जागरूकता के लिए जो सामग्री और पैकेज चाहिए, जो विभिन्न प्रकार के फ्लैक्स, बैनर्स और ये भी इसमें तैयार किए गए हैं। IMI 3.0 अभियान पिछले चरणों के लाभ से मिले अनुभवों पर आधारित है और सर्व टीकाकरण की ओर लक्ष्य को बढ़ाएगा। मतलब जो पहले अभी तक किया है उसी काम को आगे बढ़ाएगा। याद होना चाहिए कि टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 690 जिलों को शामिल किया गया है और इसमें 3.7 करोड़ से ज़्यादा बच्चों और 94 लाख से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी किया गया है। मौजूदा जो अब अभियान है हमारा 3.0, ये देश के सभी जिलों में 90% तक टीकाकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, ताकि हम जो सतत विकास लक्ष्य है SDG 3 क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है, जो कि सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की बात करता है, उसके अंतर्गत हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो SDG 3 जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा है और उसी की प्राप्ति हमको होगी यदि हम 90% से ज़्यादा टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो 2014 में इंद्रधनुष अभियान शुरू किया गया था और वर्तमान में बड़ी संख्या में टीकों को इसमें सम्मिलित किया गया है। राजस्थान के कौन से एक उद्यान में जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, जहां पर जो पर्यावास है वो डिग्रेड हो रहा है, वहां डिग्रेडेड पर्यावास को रोकने के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट एक चलाया जाएगा। हरित कृषि के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत किसानों को अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र विशेष में कृषि की जो नई तकनीकें हैं उनसे अवगत कराया जाएगा। तो बाड़मेर और जैसलमेर जिले में ये प्रोजेक्ट चलेगा। प्रोजेक्ट के तहत मरु उद्यान क्षेत्र में सेवण घास सहित अन्य मूल वनस्पति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार की ग्वार, वहाँ पर उगने वाली जो अन्य औषधियाँ हैं, इनकी खेती, सेवण घास सहित इनकी खेती की जाए, ताकि जो स्थानीय यहाँ की वनस्पतियाँ हैं उनका संरक्षण हो सके। चूँकि प्रोजेक्ट को परिणाम उन्मुखी बनाना है, तो पहले कार्य की प्रगति को देखने के लिए वनस्पति का ड्रोन से वीडियोग्राफी कराया जाएगा, ताकि हमें बाद में ये पता चल सके कि हमने कितने लक्ष्यों की प्राप्ति की है। इसके अलावा यहाँ की मूल वनस्पति को जो विलायती बबूल पूरे देश भर में एक समस्या है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में जो पानी है, भूमिगत पानी, उसका अवशोषण कर लेते हैं और बड़ी तेज़ी से फैलते हैं और आसपास की समस्त वनस्पति को नष्ट कर देते हैं। तो ये विलायती बबूल जो है, इसको समूल नष्ट करने का प्रयास इसमें होगा। प्रोजेक्ट को फूड एंड जो कृषि एवं खाद्य संगठन हमारा, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो है, उसकी ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF जो कार्यक्रम है उसके तहत वित्त पोषित किया जाएगा और 7 वर्षीय इस प्रोजेक्ट पर 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें सामुदायिक चारागाह प्रबंधन के तहत राष्ट्रीय मरु उद्यान के 1,75,000 हेक्टेयर और आसपास के 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूल वनस्पतिक प्रजातियों का संरक्षण, हानिकारक प्रजातियों को हटाने, परंपरागत वन जिनको हम ओरण भी कहते हैं, जो पवित्र वन होते हैं, उनके संरक्षण और पारंपरिक चराई क्षेत्र जिनको गोचर कहा जाता है, उनके प्रबंधन के कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा जल संरक्षण हेतु खनीर और टाका जैसी जो जल संचयन जो संरचनाएं हैं उनका पुनरुद्धार भी किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलों से जुड़ा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया है? तो नोवाक जोकोविच ने तीसरी बार जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता है। लगातार तीसरी बार वे इसके विजेता बने हैं। कुल मिलाकर के 8वीं बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन को अपने नाम किया है। डेनियल मेदवेदेव को उन्होंने हराया,
तो वर्ल्ड नंबर 1 है सर्बिया के नोवाक जोकोविच, और वर्ल्ड नंबर 4 रूस के डैनियल मेदवेदेव को हरा करके ये खिताब उन्होंने जीता है। यह उनका रिकॉर्ड 9वां खिताब है, सॉरी 8 नहीं 9वां खिताब है। इससे पहले 2008, 11, 12, 13, 15, 16, 19 और 20 में भी उन्होंने खिताब जीते हैं। जोकोविच ने मेदवेदेव को मैन सिंगल्स के फाइनल में लगातार सेटों में हराया। जोकोविच का कुल 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, और वो केवल अब जो है रोजर फेडरर और राफेल नडाल से पीछे हैं, जिनके कुल 20-20 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। इसके अलावा जो है 9 ऑस्ट्रेलिया ओपन, 5 विंबलडन, 3 यूएस ओपन और 1 फ्रेंच ओपन वो जीत चुके हैं। वे जल्दी ही रोजर फेडरर का भी सबसे ज़्यादा 310 हफ्ते तक नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, क्योंकि जोकोविच के 307 हफ्ते अब तक हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहें इसी तरह। निरंतरता ही वो मूल मंत्र है जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि यदि आप एक दिन भी मिस करते हैं तो आप किसी एक अच्छे प्रश्न को खो देते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछने योग्य होता है। तो बने रहिए इसी तरह। थैंक यू।